एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पढ़ के तो देख में। तो भाई आज लेके आ गए हैं एक नया सा टॉपिक। द्विघात समीकरण के अंतर्गत हम ऐसे सवालों के बारे में आज बात करने वाले हैं जो हमें वर्ड प्रॉब्लम के रूप में या इबारती रूप में दिया गया होता है। अगर इसको आसान भाषा में समझे तो दैनिक जीवन की जो हमें परेशानियां दी गई होती है, कुछ सवाल दिए गए होते हैं, उन्हें हम पहले क्या करते हैं, द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। उसके बाद वहां से हम उसका हल ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसे समझने के लिए भाई आज हम सीधे क्वेश्चन में चलते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो डायरेक्ट एक पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 306 है। यदि छोटी संख्या x हो तो इस कथन को समीकरण के रूप में व्यक्त करो, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ कुछ चीजें दी गई है, उसे ध्यान देना। पहले तो बोला है धन पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या और धन भी बोला है, तो जीरो नहीं होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3। मतलब ये क्या बोल रहा है, ये असल में प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है, गिनती की संख्याओं की बात कर रहा है। दूसरा बात करें हम, यहाँ पे बोला है दो लगातार, मतलब एक के बाद एक आने वाली संख्या, जैसे कि 2 के बाद 3 आ रहा है, 5 के बाद 6 आएगा, 10 के बाद 11। ठीक है, मतलब एक के बाद एक अधिक संख्या। एक और खास चीज यहाँ पे क्या दी गई है, बोला गया है कि छोटी संख्या क्या है, x है। ठीक है, छोटी संख्या को x मान लिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं दिया है छोटी संख्या x है। करेक्ट, छोटी संख्या क्या है, x है। अतः x के बाद आने वाली बड़ी संख्या क्या होगी भाई, x के बाद आने वाली बड़ी संख्या क्या होगी, ये होगा x धन 1 होगा। करेक्ट, जैसे मैंने क्या बताया, 2 के बाद 3 आता है, मतलब 1 अधिक, तो x के बाद क्या आ जाएगा, x धन 1 आ जाएगा। आई होप यहां तक सभी को ये बात क्लियर होगा कि हमने दो लगातार संख्या क्या मान ली, हमने दो लगातार संख्या x व x धन 1 यहाँ पे मान लिया है। अब बोला है इनका गुणनफल कितना है, 306 है बोला है, इन संख्याओं का गुणनफल 306 है बोला है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे भाई करना चाहिए प्रश्नानुसार, क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे प्रश्नानुसार। हम क्या कर सकते हैं, देखिए लगातार संख्या x और x धन 1 है, तो इनका आपस में गुणा, मतलब इनका आपस में गुणनफल कितना आ रहा है, देखिए 306 यहाँ पे आ रहा है। करेक्ट, कितना आ रहा है, 306 आ रहा है। बस इसको हमने लिख दिया। अब अगर ध्यान से देखोगे तो भाई ये हमारा एक द्विघात समीकरण मिलने वाला है। कैसे, यहाँ पे देखो x से, अंदर में x से गुणा कर दो, क्या मिल जाएगा, x का वर्ग, यहाँ पे धन x आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल गया, x का वर्ग धन x मिल गया और बराबर मिल गया 306। तो इस प्रकार यहाँ से क्या मिल जाएगा, x का वर्ग धन x ऋण 306 बराबर 0। तो भाई इस प्रश्न में आपको बोला गया था कि आपको क्या ज्ञात करना है, समीकरण प्राप्त करना है। तो देखो हमने यहाँ पे समीकरण ज्ञात कर लिया है, जो कि है x का वर्ग धन x ऋण 306 बराबर 0। ठीक है, यही बोला था हमें प्रश्न में, समीकरण के रूप में व्यक्त करो। तो देखो हमने यहाँ पे समीकरण के रूप में इसे व्यक्त कर दिया है, जो कि क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चलो एक और सवाल यहाँ पे कर लेते हैं, एक और इसी प्रकार का सवाल देखेंगे। तो यहाँ पे सवाल है हमारे पास कि एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 260 वर्ग मीटर है। ठीक है, और दिया है उसकी लंबाई 5 मीटर कम और चौड़ाई 2 मीटर अधिक होने पर वह एक वर्ग क्षेत्र हो जाता है, मतलब वर्ग में बदल जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भाई एक आयत है हमारे पास, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि आयत की लंबाई y है। अब यहाँ पे मीटर में ले लेते हैं y मीटर, और चौड़ाई मान लेता हूं x मीटर, और चौड़ाई क्या मान लेता हूं, y मीटर। लंबाई x मीटर मान लिया और चौड़ाई y मीटर मान लिया। लंबाई x, चौड़ाई y,
बोला क्या गया है प्रश्न में, लंबाई 5 मीटर कम चौड़ाई 2 मीटर अधिक कर देने पर वर्ग क्षेत्र में बदल जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा। वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाती है। तो यहां से लंबाई क्या बोला, 5 मीटर कम करने बोला, तो भाई इसका मतलब है x ऋण 5 हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। चौड़ाई बोला 2 मीटर अधिक करने की बात कहा, तो भाई यहां से y धन 2 हो जाएगा हमारे पास इसका चौड़ाई। करेक्ट है। तो ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, ये कह रहा है। ठीक है, इतना आई होप सभी बच्चों को क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, चूंकि आयत का क्षेत्रफल कितना है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया, देखो 260 वर्ग मीटर दिया गया है। करेक्ट, 260 वर्ग मीटर यहाँ पे दिया गया है। सभी जानते हो आयत का क्षेत्रफल को हम लिख सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई द्वारा। करेक्ट, लंबाई गुणा चौड़ाई द्वारा लिख सकते हैं, बराबर 260 वर्ग मीटर। अब यहाँ पे हमने क्या माना कि लंबाई हमारा x मीटर है, चौड़ाई हमारा y मीटर है। तो लंबाई x मान लिया गुणा चौड़ाई हमने y मान लिया, बराबर कितना हो गया, 260 हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे दो चर दिखाई दे रहे हैं, x और y, है ना। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें मिल रहा है एक्स वाई बराबर 260, ये हमें अभी समीकरण मिल रहा है। यहाँ पे x और y जो है, समीकरण पहले लिख देते हैं, यहाँ पे x और y दो है जो अलग अलग चर हमें दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ हम क्या ट्राई करेंगे, एक द्विघात समीकरण प्राप्त करने का ट्राई करेंगे जिसमें केवल एक ही चर हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्स वाई बराबर 260 मिल गया, ये एक बात हो गया। दूसरी बात हमें क्या बोला गया था कि यहाँ पे लंबाई 5 मीटर देखो कम कर दिया और चौड़ाई 2 मीटर अधिक करने से वह एक वर्ग क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, वह एक वर्ग क्षेत्र हो जाता है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, हम यहाँ पे जानते हैं चूंकि वर्ग की लंबाई, वर्ग की जो लंबाई होता है वह बराबर होता है वर्ग की चौड़ाई के। करेक्ट, एक वर्ग के लिए जो लंबाई होगा वही उसका चौड़ाई होगा, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि उसकी लंबाई जो है अभी कितनी है, x ऋण 5 है, और चौड़ाई अभी कितनी है, y धन 2 है, जैसे कि यहाँ पे परिवर्तित हो रहा है, जैसे कि प्रश्न में बोला है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लंबाई जो है x ऋण 5 और चौड़ाई जो है वह y धन कितना है, 2 है, जो कि क्या हो जाएंगे, इसलिए आपस में बराबर हो जाएंगे। करेक्ट, ये हो गया आपस में बराबर। अब यहाँ से देखो हम y को x के पदों में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, y ऋण 5 ऋण 2 बराबर y। अंततः आप लिख सकते हो y का मान x के पदों में x ऋण 7, y बराबर क्या मिल गया, x ऋण 7 हमें यहाँ पे मिल गया। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। करेक्ट, y का मान बेटा समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ देखो y बराबर x ऋण 7 है, तो x y बराबर 260 है। ठीक है, तो समीकरण 1 में चूंकि हम जानते हैं x y बराबर 260 है, और यहाँ हम y का मान रखेंगे जो कि है x ऋण 7 बराबर कितना मिल गया, 260। तो यहाँ से देख सकते हो अंदर गुणा करोगे तो x का वर्ग ऋण 7x बराबर कितना हो गया, 260 हो गया। करेक्ट, अब यहाँ से और हल करेंगे, क्या मिलेगा, x का वर्ग ऋण 7x और ऋण 260 और बराबर मिल जाएगा हमें 0 पक्षांतर करने पर। करेक्ट, पक्षांतर किया यहाँ से इसे लिख देते हैं, पक्षांतर करने पर हमें ये द्विघात समीकरण मिल गया। करेक्ट, यहाँ से द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब अगर प्रश्न में आपको पूछा जाएगा कि भाई यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो,
जैसे यहाँ देख सकते हो, यहाँ आपको कहीं भी लंबाई चौड़ाई दिया नहीं हुआ है। अब आपको अगर आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, मतलब x और y का मान ज्ञात करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप आसानी से इस द्विघात समीकरण द्वारा निकाल के बता सकते हो। तो चलो द्विघात समीकरण को जल्दी से हल कर लेते हैं। अब यहाँ पे सोचो कि मध्य पद को हम किस प्रकार से तोड़ सकते हैं। उसको तोड़ने के लिए सबसे पहले देखेंगे x वर्ग का गुणांक देखो, अचर पद को देखो। जो मेथड मैंने आपको पहले बता रखा है कि भाई यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 गुणा ऋण 260 करेंगे, मतलब a गुणा हम c कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, a गुणा c, x वर्ग का गुणांक और अचर पद का गुणा, ठीक है, a गुणा c हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ac का मान कितना निकल के आ रहा है, ऋण 260 निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारे पास ऋण 7 है, जो b का मान है, उसको हमें दो भागों में तोड़ना है। तो किस प्रकार से तोड़े कि ऋण 260 मिले। अब आप देख सकते हो 7 बेटा बहुत ही छोटी संख्या है और ऋण 260 बड़ी सी संख्या है। तो यहाँ पे 7 को किस प्रकार से तोड़े कि ऋण 260 के आसपास मिल जाए, ठीक है। तो थोड़ा सोचोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले तो जो 7 है वो ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। तो अवश्य ही एक बड़ी संख्या ऋणात्मक हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। हम जानते हैं जो 26 है, कहीं अगर आप ध्यान दोगे, कहीं से आप अगर सोचोगे तो आप जानते हो कि यहाँ पे 7 के लिए क्या आ सकता है। देखो जैसे हम फॉर एग्जांपल 13 दूनी 26 होता है, तो 13 और 2 को ले सकते हैं क्या। लेकिन 13 और 2 में क्या प्रॉब्लम है कि अगर हम घटा भी देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, अंततः 11 मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है। तो और कोई लेके देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम 13 में से हम अगर 20 में से 13 को घटाएं तो मामला फिट बैठेगा क्या, देखो ट्राई करके देखें। चलो जैसे मैं अगर ऋण 7 लिख रहा हूं तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ऋण 20 और धन 13। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऋण 20 और धन 13, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जल्दी से बताओ फटाफट से सभी बच्चे। देखो ऋण 20 और धन 13, इससे पहले मैंने कहा 13 दूनी 26 होता है, ये बिल्कुल वहीं से रिलेट हो गया। बस यहाँ पे आप देख सकते हो चूंकि ये संख्या जो है बेटा बड़ी है, 260 है, तो हमें 2 की जगह 20 लेना होगा और यहाँ से मामला और आसान हो जाएगा, क्योंकि ऋण 20 में से जब आप 13 घटाओगे तो कितना मिल जाएगा, ऋण 7 आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब बिल्कुल यहाँ पे परफेक्टली क्या हो रहा है, ये आपस में टूट रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे मान लूं कि P की जगह में ये है मेरा और Q की जगह में ये है मेरा, तो क्या हो जाएगा, PQ बराबर ऋण 20 गुणा 13, कितना आ जाएगा, ऋण 260। कितना आ जाएगा, ऋण 260। समझ में एक बात आ रहा है कि AC का जो मान है वो बराबर आ रहा है PQ के। बेटा हमें बिल्कुल बस यही लाना होता है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था, बस आपको AC बराबर PQ प्राप्त हो जाए, मतलब आप बिल्कुल सही गुणनखंड कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x का वर्ग ऋण 20x धन 13x ऋण 260 बराबर 0। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे जब भी आप गुणनखंड को सोचना स्टार्ट करोगे तो थोड़ा आसपास के अंकों को सोचना स्टार्ट करो। जैसे कि पहले मैंने क्या सोचा, सबसे पहले मैंने सोचा 13 गुणा 2 26 होता है। ट्राई करना कि जो हमें ये जो संख्या है प्राप्त करने का ट्राई करना। और जैसे ही मैंने 13 गुणा 2 सोचा, मेरे माइंड में 13 और 20 भी आ गया, जिसके कारण हमने इस प्रकार से इसे तोड़ दिया, ठीक है। चलो तो यहाँ से हम देख सकते हैं x को हम प्रथम 2 पदों से निकालेंगे तो आ जाएगा x ऋण 20, अंतिम 2 पदों से हम 13 को निकालेंगे तो आ जाएगा x ऋण 20 बराबर 0। करेक्ट, x ऋण 20 दोनों पदों से बाहर आ सकता है। यहाँ पर बचेगा हमारे पास x और यहाँ बचेगा हमारे पास धन 13 बराबर 0। करेक्ट, तो यहाँ से देख सकते हैं x ऋण 13 को हम पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x ऋण 20 बराबर 0। या फिर हम देख सकते हैं x ऋण 20 को अगर हम पक्षांतर कर दें तो आ जाएगा x धन 13 बराबर 0। करेक्ट, x धन 13 बराबर 0। यहाँ से देख सकते हो आपको 2 मान मिल रहे हैं, जो कि क्या है, x बराबर 1 तो 20 मिल रहा है आपको, या फिर x बराबर आपको मिल रहा है ऋण 13। अब चूंकि x क्या है बेटा, आयत की लंबाई है, x जो है आयत की लंबाई है, तो आयत की लंबाई
क्या ऋणात्मक हो सकती है? सभी बच्चे एक बार जरूर से मुझे कमेंट करके बताना, क्या आयत की लंबाई ऋणात्मक हो सकती है? बेटा कोई भी लंबाई ऋणात्मक संभव ही नहीं है, तो हमें धनात्मक वाले पक्ष को ही लेना पड़ेगा, ऋणात्मक वाले को छोड़ना पड़ेगा। तो आयत की लंबाई x बराबर कितना हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा। आयत की लंबाई x 20 मीटर आ गया, तो अब हमें क्या चाहिए? आयत की चौड़ाई। क्या चाहिए हमें? आयत की चौड़ाई। मतलब हमें क्या चाहिए? y का मान चाहिए। तो भाई y हमने क्या माना था? देखो y बराबर x ऋण 7 माना था, तो यहाँ से देख सकते हैं x ऋण 7, x को हमने 20 माना, तो 20 ऋण 7 बराबर देख लो यहाँ पे कितना आ गया? 13 मीटर आ गया। तो लंबाई जो है आयत की 20 मीटर और चौड़ाई जो है कितना आ गया? 13 मीटर। और 13 गुणा अगर हम 20 करें तो कितना आ जाता है? 260 वर्ग मीटर, जो कि प्रश्न में आपको देखो यहाँ पर बोला था। मतलब जो हमने यहाँ पे प्राप्त किया बिल्कुल ही करेक्ट प्राप्त किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को हम द्विघात समीकरण में इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं और द्विघात समीकरण में चेंज करके हम यहाँ से उचित मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे द्विघात समीकरण में परिवर्तित करने वाले क्वेश्चन यहीं पे समाप्त नहीं होते हैं, बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे नाव धारा वाले सवाल, कुछ कार्य समय वाले सवाल होते हैं, कुछ नल हौज वाले सवाल होते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और भी इससे अलावा और भी कई सारे सवाल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से भाई इसके बाद जो हमारे पास लेक्चर्स आएंगे उनमें हम ये सवाल करने वाले हैं। कुछ ऐसे सवाल अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं बन रहा है या प्रॉब्लम है तो मुझे शेयर करो, मैं उन सवालों को अगली क्लास में यहाँ पे ले लूँगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के मज़ेदार क्लासेस के लिए जुड़े रहिए पढ़ के तो देख के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।